नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में यूपीएससी के लिए कि जो स्टूडेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में 2025 के लिए तैयारी करेंगे या जो एक दो साल से तैयारी कर भी रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण टिप्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो कुछ एक खास बातों का आपको ध्यान में रखना होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए। और देखो, खास तौर से क्या है कि अक्सर लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी बनाने की या स्ट्रेटजी फॉलो करने की। तो देखो, उन सब चीजों को का तो ध्यान आपको रखना ही होगा तैयारी में। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो आपको कुछ इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा जो अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा, सिलेबस का। कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। अब देखिए, अब जो भी जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का मेंस का सिलेबस क्या है, यह आपको अलग अलग पता होना चाहिए। और देखो, आपको यह भी पता है कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उस पे अगर आप प्रीलिम्स का देखोगे तो अलग से दिया है, मेंस का देखोगे तो अलग से दिया है। मेंस के सिलेबस में यूपीएससी ने सब्जेक्ट के साथ साथ उसके सब टॉपिक भी ऐड किए हैं। तो कहने का कुल मिला जुला के अर्थ क्या है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको यह पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, तभी आप एक बेहतर अपनी तैयारी के लिए रणनीति बना पाएंगे। तो जो आपको ये पता करना क्या पढ़ना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपके सिलेबस से पता चलेगा। दूसरी बात अगर हम इसमें करें कि आपको और किन चीजों का ध्यान में रखना हो, तो दूसरी बात आपको टाइम टेबल का ध्यान में रखना होगा। आपको आपकी तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, एक रणनीति बनानी होगी। अब टाइम टेबल का अर्थ यह नहीं है कि आपने एक पेज लिया, उस पर सुबह से शाम का टाइम टेबल बना दिया कि 5 बजे उठना, 6 बजे योगा करना, 7 बजे नाश्ता करना, 8 से 10 ये विषय पढ़ना, 10 से 12 ये विषय पढ़ना। ये कोई टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल कहने का मतलब यह है कि आप वैसा टाइम टेबल बनाएं जिस टाइम टेबल का पालन आप नियमित रूप से कर सकें। नियमित यानी रेगुलर, आप जिसको फॉलो कर सके। और फॉलो करने के लिए ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बताया कि पेपर पे ले लिख लिया इस टाइम पे, ये नहीं। जैसे आपने डिसाइड करना है कि आपके पास जो 24 घंटे हैं पूरे दिन में, उस 24 घंटे का आपको उपयोग कैसे करना है। आपको सोने के लिए कितना समय रखना है, आपको पढ़ने के लिए कितना समय रखना है, आपको बाकी दिनचर्या के लिए कितना समय रखना है। तो अगर आप मान लो पर डे का अपने स्टडी के लिए अगर 8 to 10 आवर का भी समय रखते हो, पूरे 24 घंटे में अगर 8 से 10 घंटे का भी आप स्टडी के लिए समय रखते हो, तो ये जो समय आप डिसाइड करते हो, इस समय का आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि किस किस घंटे आप क्या पढ़ोगे। अब क्या पढ़ोगे में यहां पे आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपको एक ही दिन में सारे विषय उठा लेने हैं कि ऐसा आपने टाइम टेबल 10 घंटे का बनाया मान लो, तो 6 से 8 पॉलिटी, तो 8 से 10 हिस्ट्री, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर तैयारी करनी है टाइम टेबल के साथ, तो मैक्सिमम अगर आप विषय उठाना चाहते हैं तो 2 विषय उठा सकते हैं। केवल 2 सब्जेक्ट उठाइए जो भी आप साथ में पढ़ें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपका मूड भी चेंज होता रहेगा और साथ में 2 सिलेबस तैयार होता रहेगा। और इन 2 सब्जेक्ट के साथ जो आप पढ़ेंगे, एक तीसरा आप करंट को अपडेट करते हुए पढ़ेंगे। अब ये जो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कैसी है। आप लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं या आप टाइम चेंज कर करके पढ़ेंगे। वैसे लगातार 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ना ये मुश्किल काम है, क्योंकि दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, बस आपका समय ही बर्बाद होगा। तो जब जब आपको जैसे जैसे लगे, अगर आप 2 घंटे पढ़ लिए, थक गए, तो फिर आप अपना समय चेंज कर दे, फिर आगे कुछ देर के लिए ब्रेक ले लें, आपका जो मन करता है वो करें। फिर आप जब आपका मूड फ्रेश हो गया तो अगले समय पर निर्धारित जो भी आपका काम है वो करें पढ़ाई से संबंधित। तो कुल मिला जुला के आपको आपकी स्टडी के लिए 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे, और वो भी एक नियमबद्ध तरीके से। रोज एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आज हम इतना करेंगे, आज इस विषय का इतना करना है। तो इस तरीके से, मतलब नियमित और रेगुलर रूप से अगर आप पालन करेंगे तो आप यहां पे कर सकते हैं। तीसरा, जब आप तैयारी कर रहे हैं
तो और जब आप नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो जैसा कि मैंने वहां पे बताया ही, आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। करंट अफेयर से आपको एकदम अपडेट अपडेट का मतलब यह है कि जो भी विषय आप पढ़ रहे हो उस विषय के साथ आप, मैंने यहां पे आपको बताया ना कि आप जैसे 8 से 10 घंटे रखे हैं और 2 विषय आपने उठाया है, तो साथ में करंट भी पढ़ें। तो साथ में करंट अपडेट करते रहना यह आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि आपको पता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो जब भी आप एग्जाम देंगे पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछता है। तो ये जब आप रेगुलर रोज के बेसिस पे पढ़ेंगे, अब आप इसको फॉलो करने के लिए, करंट अपडेट्स को पढ़ने के लिए कोई भी आप मैगजीन लेके पढ़ सकते हैं, कोई भी आप चैनल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया या यूट्यूब का चैनल फॉलो कर रहे हैं, आप उस तरीके से यहां पे कर सकते हैं। अपने भी चैनल पे रोज सुबह 10:30 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की, तो आप उसे भी फॉलो करके यहां पे रेगुलर इस तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इसके लिए बुक या पर्टिकुलर चैनल बताने की जरूरत नहीं, कोई भी मैगजीन कोई भी वो आप यहां पे फॉलो करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे करनी होंगी, तो आप जो बुक्स पढ़ें, बुक्स आपको मैंने बताया एक तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी ही पढ़नी है, इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। यानी जो भी आप बुक या एनसीईआरटी पढ़ें वो ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपको बता रहे हैं। अब सीनियर्स का मतलब ये नहीं कि आप सारे सीनियर्स की बात सुनने लगे, ऐसा नहीं करना, फिर भटकाव है। क्योंकि आप 10 व्यक्ति से राय लोगे, आपको 10 व्यक्ति 10 तरीके की बात बताएगा, तो आप भटक गया होगे। आपको पता चला कि आपके किसी एक विषय के लिए 10 बुक लोगों ने रिकमेंड कर दिए, तो वो नहीं पढ़ना है। तो ऑथेंटिक बुक का चयन आप कर सकते हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो जिस स्पेशल किसी राइटर की बुक को रिकमेंड करते हैं आप वो, और एनसीईआरटी, तो वही फॉलो करें। कोई भी आप एक टेक्स्ट बुक फॉलो करें और इस टेक्स्ट बुक के साथ उस विषय की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। एनसीईआरटी और बुक्स वगैरह पे भी मैंने इस चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी उस नाम से, तो आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। और ये जो ऑथेंटिक बुक आप पढ़ेंगे, इसके अब आप बुक यहां पे पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ने के साथ साथ में आपको क्या करना होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ आंसर राइटिंग करना। जो आप तैयारी कर रहे हैं, अब तैयारी करने का, जैसे अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो आपको आउटपुट कैसे पता चलेगा, तो जो पुराने वर्षों के प्रश्न आए हुए हैं उन पुराने वर्ष के प्रश्नों को आपको लिखना, या जो टीचर आपके प्रश्न दे रहे हैं, मतलब कुल मिला जुला के आंसर राइटिंग करना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आंसर राइटिंग। मतलब जितना ज्यादा आप आंसर लिखेंगे उतना ज्यादा आप तैयारी और सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आंसर राइटिंग के बाद, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जिस तरीके से आंसर राइटिंग है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। और जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट आपको, चाहे आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इन दोनों एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप टेस्ट दोगे तो एक तो आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कि 2 घंटे के पेपर में आपको सॉल्व करने का मिलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में जो पढ़ने वाला प्रेशर है, आप उस प्रेशर से बच सकोगे। इसके बाद आपकी जो भी कमियां हैं, जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये सेक्टर कमजोर है, इस विषय का ये वाला पार्ट कमजोर है, तो ये जो आपकी कमियां पता चलेंगी, आप टेस्ट के दौरान फिर जब बाद में पढ़ोगे उन कमियों को दूर करने का आपको अवसर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। वैसे ही मेंस के लिए जब आप टेस्ट दोगे तो मेंस के लिए आप उतने ही टाइम पीरियड में आपको लिखने, एक तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहां पे कर ही रहे हो,
इससे। और यहां पे जब उस समय पीरियड में लिखोगे, टाइम पीरियड में लिखने की कोशिश करोगे, तो यहां पे जो लिखने की आदत बनेगी, यही आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको मदद करेगी। क्योंकि वहां पे जीएस के पेपर तो लगातार होते हैं, एक दिन में 2 पेपर होगा, नेक्स्ट अगले दिन भी हो सकता है। तो ये जो हैबिट है, क्योंकि वहां पे जब 3 घंटे बैठ के लिखोगे ना, तो ये उंगली की हालत खराब हो जाएगी। तो क्योंकि 3-3-6 घंटे आपको लिखने पड़ेंगे, एक दिन में 2 पेपर होता है, और कभी कभी जस्ट अगले दिन जीएस का 3rd और 4th पेपर हो जाता है। तो ये लिखने, आंसर राइटिंग और मेंस में लिखने के लिए बेसिकली बात इसीलिए कहा जाता है, अभी से आप प्रैक्टिस में रहें, क्योंकि अचानक वहां पे आप लिखेंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। और ये सब जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप आंसर लिखेंगे, या जो इन सब चीजों से जो आपको कमियां होंगी, उन कमियों को कैसे दूर करेंगे, इन सब कमियों को जो आपको पता चलेंगी, इनको कमियों को आप कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर आंसर लिख पाएंगे, तो इन सब का केवल एक ही उपाय है, वो क्या है? रिवीजन। और ये रिवीजन जो है ना, ये रिवीजन भी आपके लिए, मतलब ये तो समझो कि रामबाण है, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एग्जाम में सफलता तो भूल ही जाओ। और इस रिवीजन को आपको बार बार करना पड़ेगा। और रिवीजन कैसे करोगे, यह आपको शेड्यूल्ड करना पड़ेगा। जो हमने सबसे पहले देखा ना कि नियमित रूप से पढ़ना है, तो आपको उस नियमित रूप में इस रिवीजन को भी ऐड करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लो आपने, अभी हमने ऊपर देखा ना कि आप 2 विषय कंप्लीट करो शुरू में, ज्यादा विषय एक साथ नहीं पढ़ना है। मान लो वो 2 विषय जब कंप्लीट हो गए, तो आपने अगला जब 2 विषय उठाया, उस अगले 2 विषय को जब आप पढ़ रहे हैं, तो शुरू में वीक का एक दिन यानी संडे, या वीक के 2 दिन सैटरडे संडे, उन दोनों विषयों को, जो पहले वाले विषय आप कंप्लीट कर चुके हो, उनके लिए रखो। तो ये रिवीजन का प्रोसेस होगा। इसी को फिर आप आगे और बढ़ा सकते हो। फिर आगे जाकर ये हफ्ते हफ्ते करने के बजाय फिर 15 दिन पे कर सकते हो, ठीक है। फिर जब एक बार 15 दिन वाला रिवीजन हो जाए, तो फिर इसको 1 महीने पे कर सकते हो। तो ये सर्किल हर विषय के साथ आप ऐसे ही लगा करके रिवीजन, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ही ज्यादा आप नई बातों को सीखोगे और अपने कमियों को दूर कर सकोगे। तो ये जो टेस्ट के द्वारा पता चली गई जो कमियां हैं, वो आपकी रिवीजन और रिवीजन के द्वारा ही दूर होंगी, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी जो विद्यार्थी करेंगे, तो उनके सामने एक समस्या हमेशा ऑप्शनल को लेकर के होती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे चुने, इसका चयन कैसे करें। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी, इस नाम से भी एक वीडियो बनाया है और चैनल पे है। आप चैनल पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप बेहतर तरीका कौन सा है ऑप्शनल चुनने का। तो खास बात यही है कि जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ऑप्शनल का चयन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस तैयारी में, क्योंकि जीएस वगैरह तो सबको पढ़ना है। ऑप्शनल अकेले 500 मार्क्स का है, 2 पेपर 250 जो आप खुद से चयन कर सकते हैं। तो ज्यादातर इसमें चांसेस मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना होता है। और उसके बाद भी आप ऑप्शनल को कैसे चुने, इसके बारे में डिटेल एक 15-20 मिनट का एक वीडियो है, आप उसको आसानी से चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ऑप्शनल का चयन भी आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये सब सारी चीजें हैं, तो उसके बाद जो आपकी जीवन शैली है, आपको एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना पड़ेगा। स्वस्थ जीवन शैली के पालन करने का मतलब है कि मैंने आपको बताया, और हम लोगों ने कितनी बार इस चीजों को, मतलब करेंट वगैरह की क्लास जब हम करते हैं उसमें डिस्कस किए भी है कि आपको ना स्वस्थ जीवन शैली के लिए कम से कम 8 घंटे, मतलब आप इसको 6 to 8 कर सकते हैं, 6 से 8 घंटे आपको सोना जरूरी है। कम से कम आधे से 1 घंटे आप योगा, मेडिटेशन, या अगर आप टहलना पसंद करते हैं, आप जिमिंग पसंद है, तो आप इन सब पे दे सकते हैं, ठीक है। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है कि आप जो आहार लें, जो फूड लें, वो अच्छे फूड खाएं, बहुत ज्यादा मार्केट के खाने से बचें, फास्ट फूड वगैरह से, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपका समय इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपका समय को भी बचाना है। अच्छा खाना खाएं,
अच्छे ठीक पर्याप्त नींद लें, तो क्या होगा, शरीर को फिट रखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका दिमाग भी शांत रहेगा और दिमाग भी एकदम कूल रहेगा और फिर आपकी फिजिक भी सही रहेगी। वो कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क में निवास करता है। तो ये इस तरीके से तो सिंपल सा है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि आप अपने 24 घंटे को 3-8 घंटों में बांट लो। सिंपल 8-8 घंटे में इसको डिवाइड कर लो 3 बार में, ठीक है ना। इसको 3 बार में 8 घंटे का डिवाइड करने के बाद आप चाहो तो 8 घंटे अपने स्टडी को दे दो, 8 घंटे में आप इसको 6 से 8 भी कर सकते हो, आप इसको सोने में दे दो। बाकी का जो 8 घंटा है उसको अपने और दिनचर्या, मेडिटेशन, योगा और भी अपना कुछ मूवी देख रहे हैं, जो भी मतलब, क्योंकि इंजॉयमेंट भी जरूरी है पढ़ाई के साथ। तो यूपीएससी को आप एक बर्डन बना के, बोझ बना के तैयारी मत करो, नहीं तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप अभी तक जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही पढ़ना है, बस यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटजी और स्टडी के का जो तरीका है वो आपको बदलना है, बस इतना सा आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो इस तरीके से कर सकते हो, और इन दोनों में भी अगर कुछ घंटे समय बचते हैं तो आप इसको इधर ऐड ऑन कर सकते हो अपनी स्टडी में। तो इस तरीके से आपको स्वस्थ जीवन शैली वगैरह के लिए भी ध्यान में रखना होगा। और इसके खास बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या करना होगा, आपको अपना जो एटीट्यूड है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी होगी, निगेटिविटी से बचना होगा। निगेटिविटी से बचने के लिए ऐसा ही है कि आप बहुत, देखो क्या होता है ना कि स्टूडेंट आप जब तैयारी करने आते हैं तो ग्रुपिंग बहुत ज्यादा करने लगते हैं कि ग्रुप स्टडी करेंगे। ग्रुप स्टडी करें, लेकिन मैक्सिमम 3 लोग, 2 से 3 लोगों की ग्रुपिंग करें तब स्टडी करें। ज्यादा लोगों की जब भीड़ होगी ना तो फिर ये निगेटिविटी आएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका समय बर्बाद होगा, आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिलेगा नहीं। इसलिए तो इन सब चीजों से बचे। बहुत सारे चीजों को आपको यूपीएससी की तैयारी करने के दरमियान इग्नोर करना पड़ेगा, तो वो करना होगा। बहुत सारे लोग आपको राय देंगे कि जो 2-4 से 2 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा अरे ये कितना जानता है, लेकिन हो सकता है कि उसने अभी एक बार भी प्री क्वालिफाई ना किया हो, या अगर प्री क्वालिफाई किया भी हो तो मेंस क्वालिफाई ना किया हो। क्योंकि वो अगर क्वालिफाई करेगा तो एकेडमी में या तो अपने नौकरी में होता। क्या होता है ना कि अगर जो आपके साथ प्री दे रहा है, भले वो आपसे कितने साल सीनियर हो, अगर उसने इंटरव्यू वगैरह दिया है तब आप उसकी बात को तवज्जो दे, अदरवाइज उसकी बात को तवज्जो देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि वो सब सुनने से क्या होगा, निगेटिविटी आएगी आपके मन में। आप उसके 4 फैक्ट सुन लोगे तो आप परेशान हो जाओगे, अरे यार उसे इतना आता, मैं तो बिल्कुल पानी में हूं। तो इन सब चीजों से बचना है, हमेशा आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोचना है। और ये सब इसी सही तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से जो भी आपको स्ट्रेटजी बताई गई, जो टिप्स बताए गए, आप इनको जब आप करेंगे तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो देखो, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत बड़ा कोई तोप नहीं है। आप अगर सही मार्गदर्शन, सही रणनीति, स्मार्ट स्टडी बना करके तैयारी करते हैं, ये जो टिप्स आपको बताए गए हैं, इन टिप्स को अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, जो भी होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए, नियमित रूप से होना चाहिए, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।